मी हमारा टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन इन ई कोलाई का 7th पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिड प्रोडक्शन प्रोसेस। प्लाज्मिड्स के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की हैं हमने, बहुत सारी चीज़ें भी जानी हैं प्लाज्मिड के बारे में, लेकिन इन प्लाज्मिड्स को बनाया कैसे जाता है, इनके प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। Production process. Efficient and economic large-scale plasmid production from E. coli requires that elevated plasmid copy number, that is specific yield, and biomass concentration be achieved, thereby yielding high volumetric plasmid production. क्या मतलब हुआ इसका? एफिशिएंट और इकोनॉमिकली लार्ज स्केल पर अगर प्लाज्मिड का प्रोडक्शन करवाना है, तो अगर आप ई कोलाई को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी ऐसे ई कोलाई को यूज़ करना जिसका कि कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा कॉपी नंबर होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप प्लाज्मिड में लाइगेट करवा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर में बनेगा। और यही तो आपको चाहिए है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाए। तो हाई कॉपी नंबर वाला जिस प्लाज्मिड में हाई कॉपी नंबर हो, ऐसा हमें बैक्टीरिया सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा बायोमास कंसंट्रेशन भी हाई हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मिड का प्रोडक्शन कराया जा सके। The gene of interest is inserted into the pDNA, which is introduced into host bacteria. जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पीडीएनए का मतलब है प्लाज्मिड डीएनए। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप प्लाज्मिड डीएनए में लगाते हैं उसको होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बेसिकली ई कोलाई ही लेते हैं इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, यूजुअली बाय इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी उस लेक्चर को भी देखिए, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। द होस्ट सेल्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो होस्ट सेल्स होती हैं जिसमें कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेप्लिकेशन करती हैं, मेकिंग कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज बना देती हैं एंड प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंस। और जितना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज़्यादा आपका जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका बहुत सारा नंबर बन जाएगा और आपका जो डिजायर्ड अमाउंट है आप उसको पा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस किस तरीके से चलती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है, हाई डेंसिटी फर्मेंटेशन होता है, ऑप्टिमाइज्ड हार्वेस्ट। आप जब बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं उसके बाद में जब ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, हाई डेंसिटी हो जाती है, फिर आपको हार्वेस्ट करना होता है उनको। हार्वेस्ट करने के बाद में आपके पास में प्रोसेस आती है प्लाज्मिड की रिकवरी की। फिर आप इसको पहले प्लाज्मिड रिकवरी कैसे करेंगे? प्लाज्मिड रिकवरी का ये पार्ट है, यहाँ पे है पहले हाई डेंसिटी फर्मेंटेशन, फिर ऑप्टिमाइज्ड हार्वेस्ट। उसके बाद में जो प्रोसेस आई यहाँ पे अल्कली लाइसिस होगी, स्केलेबल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी। इसके बाद में सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन होगा, 2 और 3 स्टेप प्रोसेस, जो कि 2 से 3 स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप प्योरिफिकेशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या होगा? कंसंट्रेशन एंड डायाफिल्ट्रेशन टू प्रोड्यूस बल्क ड्रग सब्सटेंस। यहाँ पे कंसंट्रेशन किया जाएगा प्रोडक्ट का जो प्योरीफाई किया है आपने, और डायाफिल्ट्रेशन होगी ताकि बल्क ड्रग सब्सटेंस जो है आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऑब्टेन किया जा सके।
फाइनली क्या होगा, वायलिंग और लायोफिलाइजेशन। वायलिंग या लायोफिलाइजेशन किया जाता है ड्रग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। लायोफिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हाई वैक्यूम और हाई प्रेशर में मॉइस्चर को जो आपका प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में मॉइस्चर है तो उसको वो गैप कर देती है, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में ड्रग को ले आती है। तो यहाँ पे फिल फिनिश हो जाएगा। E. coli is a non-fastidious microorganism that grows well in rich complex organic media, usually containing plant hydrolysates, yeast extracts, and metabolized sugars such as glucose. जो E. coli है ये एक नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नॉन फास्टिडियस का मतलब होता है कि इनका जो चॉइस है ग्रोथ करने के लिए, वो मीडियम की चॉइस कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी आप ग्लूकोज के मीडिया पे इनको ग्रो करा देंगे और ये इजिली ग्रो कर जाएंगे। फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि ग्रो करने के लिए स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ स्पेशल मीडिया चाहिए होता है। लेकिन ये नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मीडिया है उसमें ग्रो कर जाएंगे। शुगर्स में जैसे कि ग्लूकोज है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, इनमें बहुत इजीली ये ग्रो कर लेते हैं। E. coli can also be cultivated in salt-based chemically defined media. जो E. coli है इसको salt-based chemically defined media में भी कल्चर किया जा सकता है, provided that a source of organic carbon is provided. सॉल्ट बेस्ड केमिकली डिफाइंड मीडिया में ऑर्गेनिक कार्बन का इनको सोर्स मिल जाता है और ये इजिली ग्रो कर जाते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, हमने ये देखा कि जो ई कोलाई है वो प्रेफर्ड होस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसका ये रीज़न भी है कि ये नॉन फास्टिडियस है क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है ग्रोथ कंडीशन के लिए, इसीलिए इसको इजिली कल्टीवेट कराने के लिए भी सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। अब आता है प्रोसेसेस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कल्टीवेशन मीडिया। कल्टीवेशन मीडिया को लेके कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? सबसे पहला है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन प्रोटोकॉल्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया की यूज से स्मॉल स्केल पे कैसे प्रोडक्शन किया जाता है वो देखते हैं। Cultivation media suitable for the cultivation of E. coli can either be purchased or be prepared according to formulations. जो कल्टीवेशन मीडिया होता है ई कोलाई के कल्चर के लिए, ई कोलाई की ग्रोथ के लिए, या तो उसको परचेज किया जा सकता है या फिर उसके फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर भी किया जा सकता है। दे प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनल बेस, ये एक न्यूट्रिशनल बेस प्रोवाइड करते हैं that will rapidly allow for the cultivation of the desired E. coli clone. ये जो न्यूट्रिशनल बेस है ये रैपिडली अलाउ करेगा जो कल्टीवेशन हो रहा है आपके बैक्टीरिया का, उसके रैपिड कल्टीवेशन को अलाउ कर देता है ये जो न्यूट्रिशनल बेस होता है। Hence, most laboratory scale DNA vaccine production schemes rely on the use of cultivation media such as Loriaburton और ब्रेन इन्फ्यूज़न, इसको LB मीडियम और इसको BHI मीडियम भी बोला जाता है, विच आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स। ज़्यादातर लेबोरेटरी में डीएनए की वैक्सीन्स बनाने के लिए LB मीडियम और BHI मीडियम का यूज़ किया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स के बने होते हैं। और जो लेबोरेटरी में प्रोडक्शन होता है ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, ये इंडस्ट्रियल स्केल का प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आप कम अमाउंट में ही चीज़ों को बना सकते हैं, इसीलिए इसको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन बोला जाता है। और ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल वर्क के लिए नहीं होता। Well suited for small scale cultivation, these cultivation media invariably support low cell mass yield that in turn support
very modest volumetric plasmid yield. अगर स्मॉल स्केल कल्टीवेशन के लिए ये जो कल्टीवेशन मीडिया हम यूज कर रहे हैं, अगर ये लो सेल मास को यील्ड करता है तो ये जो प्लाज्मिड है बहुत कम प्लाज्मिड को यील्ड करेगा, क्योंकि अगर सेल मास ही नहीं बढ़ रहा है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि जो प्लाज्मिड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है बैक्टीरिया में तो जो हमारा प्लाज्मिड है उसकी भी ग्रोथ कम होगी और हमें यील्ड एक मॉडरेट लेवल की मिलेगी. Slightly better yields can be achieved by boosting the strength of the cultivation medium, either by supplementing with additional nutrients, by increasing the overall strength, or by affecting the balance of key nutrients delivering carbon and nitrogen. अगर अच्छी यील्ड आपको पानी है तो उसके लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो कल्टीवेशन मीडियम है जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें. उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? अगर उसमें कुछ एडिशनल बाहर से न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाए. तो जो मीडिया है उसमें कम न्यूट्रिएंट्स थे, आपने बाहर से न्यूट्रिएंट्स दे दिए, तो जो मीडिया अब हो गया है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. या फिर आप ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, या फिर जो की न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बैलेंस को अफेक्ट कर दें. आप उसमें कार्बन और नाइट्रोजन को एडिशनली बाहर से ऐड कर दें ताकि जो पहले से न्यूट्रिएंट्स थे उनका बैलेंस बिगड़े. तो उस टेक्निक को अभी यूज़ कर सकते हैं बेटर यील्ड के लिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं. आप मीडियम को स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मीडियम की, और न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को भी अफेक्ट करके आप बेटर यील्ड पा सकते हैं. These strategies tend to boost the overall biomass production. ये जो strategies हैं जिनको यूज़ करेंगे आप बेटर यील्ड पाने के लिए, ये ओवरऑल बायोमास प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं. एंड वॉल्यूमेट्रिक प्लाज्मिड यील्ड्स, प्लाज्मिड की वॉल्यूमेट्रिक यील्ड को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल बढ़ रहा है मतलब कि रेप्लिकेट कर रहा है और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ प्लाज्मिड का भी नंबर बढ़ेगा. So whereas specific yields are largely unaffected, वॉल्यूमेट्रिक प्लाज्मिड यील्ड बढ़ सकती है, ओवरऑल बायोमास प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक यील्ड देखी जाए तो ज़्यादातर अनअफेक्टेड ही रहती है. स्पेसिफिक यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या बहुत ज़्यादा गेन नहीं देखने को मिलता है. अभी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हमने देखा. अब नेक्स्ट आता है बायोरिएक्टर बेस्ड प्रोडक्शन प्रोटोकॉल्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स मीडिया. In addition to its capacity, the major limitations of shake flask cultivation are that it rapidly becomes very difficult to deliver enough oxygen to the cells in order to support vigorous aerobic growth. अगर हम स्मॉल वॉल्यूम की बात करें तो जो शेक फ्लास्क कल्टीवेशन होता है इसमें क्या होता है, एक शेकर पे फ्लास्क को रखा जाता है और ये शेकर शेक होता रहता है और इसी में मीडियम होता है जिसमें कि ग्रोथ होती रहती है. लेकिन इसमें लिमिटेशन भी होती है. शेक फ्लास्क कल्टीवेशन में जो मेजर लिमिटेशन होती है वो ये कि ये इसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती. यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है ऑक्सीजन को डिलीवरी करवाना सेल्स तक इन ऑर्डर टू सपोर्ट विगरस एरोबिक ग्रोथ, जिसकी वजह से अच्छी एरोबिक ग्रोथ को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो हालांकि ये टेक्निक अच्छी है, अच्छा मेथड है और सपोर्ट भी करता है लार्ज वॉल्यूम को, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है.
ऑक्सीजन लिमिटेशन इज क्विकली रीच्ड। जो ऑक्सीजन लिमिटेशन है इसको पहुंचने में भी टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन लिमिटेशन उसी टाइम पे लगभग आ जाती है, causing the E. coli cells to switch to fermentative mechanism। अब इससे क्या होगा, फ्लास्क में सेल्स हैं, सेल्स ग्रो कर रही हैं, अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है इन तक, तो सेल्स को मजबूरी में बिना ऑक्सीजन के ग्रो करना पड़ेगा। और जब बिना ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म होती है तो उसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे एक बार की हम ये बोल सकते हैं कि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, अनएरोबिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म होने लगेगी। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगेगी। This results in the accumulation of acidic byproducts। अब आपको पता है फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, फर्मेंटेशन में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड बनता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बनता है। तो अब लगातार अगर यही चीज़ मेंटेन रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फर्मेंटेशन हो रहा है, तो एसिडिक प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे, एसिडिक बाई प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगी, कोरिलेटिवली अ लोअर बायोमास यील्ड फ्रॉम कार्बन। और यहाँ पे जो बायोमास यील्ड है ई कोलाई की वो लिमिटेड हो जाएगी और कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। बायोरिएक्टर प्रोटोकॉल क्या है, बायोरिएक्टर है, ई कोलाई ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ क्या होता है, जिसमें कि सेल्स को ग्रो कराया जाएगा। ई कोलाई ब्रॉथ को सेंट्रीफ्यूज कर लिया गया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में ई कोलाई की सेल्स मिल जाती हैं। ई कोलाई की जो सेल्स आपको मिली, आप इनको रीसस्पेंड कराते हैं बफर में, बफर में सेल्स आपने सस्पेंड करा दी। अब ये जो ई कोलाई सेल्स आपको मिली हैं, या तो आप इनका सॉल्युबल फ्रैक्शन लेंगे और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवा देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, आप इनका होमोजेनाइजेशन करें और सेंट्रीफ्यूज कर लें। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको पेलेट मिल जाएगा सेल्स का। सेल्स का जो पेलेट है आप उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशंस में सेल्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस पेलेट की फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी पेलेट की वॉशिंग करेंगे, वॉश्ड आईबीज, अब इनका क्या करेंगे, सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है रीफोल्डिंग का, आप इनकी रीफोल्डिंग करा देंगे। या फिर ये जो वॉश्ड पेलेट है, इस पेलेट को इनएक्टिव आईबीज में कन्वर्ट कर देंगे और फिर रीफोल्डिंग कराएंगे इसकी। या फिर एक स्टेप आपके पास में आता है, माइल्ड सॉल्युबलाइजेशन करवा देंगे इस पेलेट का। आप जब सॉल्युबलाइजेशन करवाएंगे तो आपको एक्टिव प्रोटीन मिलेगी और उस एक्टिव प्रोटीन की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं। तो जब आप बायोरिएक्टर मेथड अप्लाई करते हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप कई तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाते हैं और इसीलिए यहाँ पे यील्ड भी अच्छी खासी मिलती है, बशर्ते यहाँ पे लिमिटेशन ना आए, ऑक्सीजन की जो लिमिटेशन आती है। Relationship between growth rate and plasmid copy number have been established using continuous fed batch and batch cultivations। जो ग्रोथ रेट और प्लाज्मिड कॉपी नंबर में रिलेशन है वो आपने पहले भी देखा है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है कल्टीवेशन मेथड से, जो कि है कंटिन्यूअस फेड बैच एंड बैच कल्टीवेशन मेथड्स। Very high growth rates likely do not allow for timely accumulation of plasmid because rapid cell division dilutes the plasmid। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है तो यहाँ पे प्लाज्मिड्स का ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होगा, क्योंकि रैपिड सेल डिवीज़न है। अब प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन सेल प्लाज्मिड के डिवाइड करने से पहले ही डिवाइड कर ली। अब प्लाज्मिड यहीं पे रह गया, प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं हो पाया,
तो क्या होता है, ये प्लाज्मिड्स का डाइल्यूशन हो जाता है, रैपिड सेल डिवीजन होगी तो प्लाज्मिड्स बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। Very low growth rates on the other end probably reach a point at which the amount of energy and nutrients diverted to maintenance essentially competes with plasmid replication. अगर लो ग्रोथ रेट मिलता है तो इससे क्या होता है, ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे जो एनर्जी है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो उससे क्या होगा, जो ग्रोथ हो रही है वो ऑर्गेनिज्म आपस में ही compete करेंगे और प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के साथ में भी compete करेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएंगे अगली चीज़ों की तरफ, जैसे compete विद प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखाया गया है, टिपिकल सेटअप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल और मीडियम क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। किस तरीके से आप बायोरिएक्टर मेथड से डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए का प्रोडक्शन करते हैं। ये कुछ पूरा इस तरीके का सेटअप होता है। एक पिक्चर आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैंने जस्ट रखी हुई है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका इनोकुलम है, यहाँ से जाता है, पीएच कंट्रोल लूप होता है जो कि पीएच को मेंटेन करेगा, उसमें एसिड बेस भी लगाए जाते हैं, साथ में वेंट फिल्टर होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड एजिटेशन कंट्रोल लूप्स भी होते हैं। ये 30 लीटर के प्रोडक्शन बायोरिएक्टर का आपको यहाँ पे इमेज दिखाया गया है। ऑफ गैस एनालाइजर भी होता है, ग्लूकोज या एक्सट्रैक्ट, जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है उसका यूज़ किया जाता है जिसको कि ग्रो कराने के लिए। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलती है। आपका यहाँ से इनोकुलम आता है, यहाँ से ईस्ट एक्सट्रैक्ट या ग्लूकोज जिस पे भी आपको ग्रो कराना है, फिर पीएच मेंटेनेंस के लिए भी आपको यहाँ पे एसिड बेस मिल जाते हैं, और यहाँ से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी पहुँचाई जाती है। और यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो प्लाज्मिड के प्रोडक्शन की है वो यहाँ पे होती रहती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेक्शन में या जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। So thank you very much everyone for watching this lecture. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can contact on our helpline number 7080833450, or you can also visit our website www.itlsacademy.com. So thank you again very much everyone. Thank you for watching this lecture.